जी प्यारे बच्चों, अगर तकरीबन बच्चे वापस आ चुके हैं तो 2006 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 मेरे मुताबिक आपने सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज निकाला होगा। अमाउंट लिख के भेजें फटाफट। सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल यूज निकाला है, इस सवाल में मुझे अमाउंट लिख के भेज दें। 80,000 रुपए। 80,001, 80,002, 80,003, 80,004, 80,005, 80,006, 80,007, 80,008, 80,009 और 80,010 और बस काफी। 80,000 जवाब रॉ मटेरियल यूज। डायरेक्ट लेबर गिवन है बेटा किस नाम से? डायरेक्ट लेबर गिवन है बेटा किस नाम से? डायरेक्ट वेजेस के नाम से। दोनों को प्लस करके क्या पता चल गई? दोनों को प्लस करके क्या पता चल गई? बेटा जीरो क्यों लिख के भेजा? बेटा जीरो समझ में नहीं आया बेटा मुझे। प्राइम कॉस्ट पता चल गई, प्राइम कॉस्ट। अच्छा कॉस्ट लिखना चाह रही थी, प्राइम कॉस्ट पता चल गई। फिर डायरेक्ट वेजेस में प्लस किया FOH, है ना। डायरेक्ट लेबर में FOH प्लस, FOH तो दिया हुआ ही नहीं है। FOH का सम भेजें सब, FOH का सम बताएं सब। FOH का सम 38,200, 38,200, 38,200, 38,200, 40,300, 38,200, 26,500, 38,200, बस काफी है। शुक्रिया। वेरीफाई करें। FOH वेरीफाई हो रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी इससे पहले पढ़ा चुका हूं, पहले ये याद दिलाओ। इंपोर्ट ड्यूटी इससे पहले पढ़ा चुका हूं। कहां ट्रीट करवाई थी वर्दा? कहां ट्रीट करवाई थी मरियम, अलैना, हफ्सा, इकरा? कहां ट्रीट करवाई थी? शहरियार। रॉ मटेरियल में ट्रीट करवाई थी, ट्रांसपोर्टेशन के नीचे। ये फर्ज किया था, ये फर्ज किया था कि इंपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल की कॉस्ट का हिस्सा है। तो तुम लोग भी बता दो, आज तुमने इस सवाल में इंपोर्ट ड्यूटी को कहां ट्रीट किया है? यानी सबकी प्राइम कॉस्ट इसीलिए सेम है, सबका डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट इसीलिए सेम है कि सबने इंपोर्ट ड्यूटी को ट्रांसपोर्टेशन के साथ प्लस किया है। कैरेज इन और इंपोर्ट ड्यूटी दोनों परचेज 80,000 के साथ प्लस हुए हैं। सही है, ओके शुक्रिया। फैक्ट्री रेंट FOH का पहला नाम, इनडायरेक्ट मटेरियल FOH का दूसरा नाम, पावर FOH का तीसरा नाम, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसकी अमाउंट क्या है तुम लोगों के पास? रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसकी अमाउंट बता दो। 13,000। गुड। सेलमैन एडवर्टाइजिंग छोड़ दो, डायरेक्ट वेजेस छोड़ दो, जनरल मैनेजर सैलरी छोड़ दो। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी 13,000 रुपए। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी 13,000 रुपए। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का 1,400 रुपए। ऑडिट फीस छोड़ दी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ली है 3,000 रुपए। लीगल एक्सपेंसेस ऑफिस का जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। लीगल एक्सपेंस ऑफिस का जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। किसी के ऊपर केस करते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई होती है, उससे रिलेटेड जो फीसेस दी जाती हैं तो वो लीगल एक्सपेंसेस कहलाती हैं, इसलिए वो ऑफिस का खर्चा है। अब मुझे दोबारा भेज देंगे प्लीज कि FOH का सही सम क्या है? और अभी फिर 26,500 लिख के भेज दिया इकरा। 38,200 सब भेज रहे हैं मुझे लिख के। 38,200 करेक्ट आंसर है इकरा, आपने मुझे फिर 26,000 भेज दिया बेटा। 38,200 FOH का करेक्ट आंसर है।
अब आपने डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेस 46,000 और 38,200 को किया प्लस 78,200, गलत तो नहीं बोल दिया? 84,200 है ना, 1,64,200 ये क्या ले आई भाई? डायरेक्ट वेजेस 46,000 और FOH 38,200 दोनों प्लस हुए। एक मिनट भाई, क्या बोल रही हो? इकरा कह रही 13,000 नहीं है, मैंने नेट पे देखा था 13। तो फिर कितना है 5 ईयर में ये बताओ ना इकरा। छोड़ो नेट वेट, 5 ईयर ही देखते। तुम नेट कहाँ देख लिया तुमने? 1300, अच्छा चलो भाई तुम 1300 ले लो यार, बस तुमने 1300 से किया है ना, चलो ठीक है। बस तुम्हारा तरीका सही होना चाहिए, तुम्हें ये पहचान होनी चाहिए कि कौन सा खर्चा कहाँ आएगा। मुझे अमाउंट से गर्ज नहीं है, ओके, प्रोसीजर सही होना चाहिए भाई, बस आगे बढ़ रहा हूँ। अगला खर्चा जो तुम लोगों ने अपने पास जॉट डाउन किया वो मेरे मुताबिक है जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। फिर सेलिंग एंड मार्केटिंग की बात करेंगे, सही है। जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में सबसे पहला नाम जो मेरे मुताबिक आया है वो है बेड डेट एक्सपेंस है, ओके। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर, जर्नल मैनेजर सैलरी, ऑडिट फीस, लीगल एक्सपेंसेस। जी भाई, सम बताएं इसका। सारे खर्चों के नाम मैंने बता दिया, अब सम बताएं आप। 21,500, समी और अलैना और एमन आप सबका शुक्रिया। 21,500। आगे बढ़ूं? वेरीफाई करने में काफ़ी टाइम नहीं लग रहा? अगला अगला क्या है एक्सपेंस? सेलिंग एंड मार्केटिंग 28,700। अमरीना क्या भेज दिया तुमने मुझे? अमरीना 28,700 क्या चीज़ है? मैंने तो 21,500 रुपये जवाब सुना है लोगों से। अल्लाह, चलें आगे बढ़ता हूँ। सेलिंग एंड मार्केटिंग में पहला नाम क्या है प्यारे बच्चों? सेलिंग एंड मार्केटिंग में पहला नाम है कैरेज आउट, सही है। नहीं मिनल, प्रिंटिंग का रिलेशन सेलिंग से नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में इस्तेमाल होती है भाई, क्या हो गया तुम्हें? प्रिंटिंग का रिलेशन ये वो वाली प्रिंटिंग थोड़ी है, एडवर्टाइजिंग मटेरियल, वो एडवर्टाइजिंग नीचे दिया हुआ है ऑलरेडी। मिनल आपको मेरी बात समझ आ गई? जी बताइए भाई। सबसे पहले आप लोगों ने ले लिया कैरेज आउट, ले लिया। इसके बाद कैरेज आउट के बाद आप लोगों ने लिया मेरे मुताबिक सेल्समैन एक्सपेंस और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट वेजेस बस 7,200 रुपये के टोटल सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस हैं। 7,200 सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस की अमाउंट है। टोटल कॉस्ट लिख के भेज दो यार बस, जिनके पास ये सब सही है, जिनके पास यही सब है जो मैंने बताया, वो मुझे टोटल कॉस्ट लिख के भेज दें। 192,900 वन आई और हम 182,900 कैसे हो गया? सब मुझे 192,900 लिख के भेजने मेरे भाई, शुक्रिया। 192,900, 192,900 ये टोटल कॉस्ट है और ये टुकड़ों में निकली है, अलग अलग क्लासिफाई कर करके निकाली है, क्लासिफाई कर करके निकाली है अलग अलग। मेरा ख्याल है कि अब मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आखिरी यानी इसके आखिरी फेज की तरफ चलूं, क्या कहते हैं आप? वर्दा के सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया था, तो वर्दा आप जो सवाल देख रही हैं वो तो सवाल ही अलग है। वो कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन इन्होंने बात की है अपना मरियम परवेज ने, वहाँ 2 प्रोडक्ट हैं, आप दोनों को अलग अलग करके काम करेंगे, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा काम। अब आप लोग ना इस वीक में एक एहसान और फरमा दीजिएगा, इस वीक में फरमा दीजिएगा। क्या एहसान फरमाना है? फैक्ट्री कॉस्ट भी है,
हाँ तो फैक्ट्री कॉस्ट तीनों को मिला के आ गई अमरीना, बिल्कुल सही कह रही हो। यानी मैंने सब कुछ तो निकलवा दिया, डीएम, डीएल और एफओएच। जरा फैक्ट्री कॉस्ट बताना उस सवाल की वजह आप लोगों ने खुद किया। डीएम, डीएल, एफओएच तीनों को प्लस करके जरा सम बताना क्या बन रहा है। फैक्ट्री कॉस्ट बताना यार उस सवाल की कोई बच्चा। 164200, 164200, शुक्रिया, 164200। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप लोग एहसान ये फरमाना अपने ऊपर और मुझ पर कि आप लोग इन 3-4 दिनों में जो है क्या करना कि पास्ट पेपर में जहाँ जहाँ ये चैप्टर के सवाल आए हुए हैं उन सबको रिव्यू कर लो, क्योंकि मैं अपकमिंग वीक में इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा इंशाल्लाह। पूरी कोशिश होगी अल्लाह के हुक्म से, चाहे एक दिन जुमरात की क्लास हो चाहे जुम्मे की भी हो, हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी मैक्सिमम। अब जो सवाल मैं आपको अटेम्प्ट करवाने जा रहा हूँ वो डिफरेंट है थोड़ा। उस सवाल की खासियत क्या है ये बता दूं। आप में से कुछ लोग तो बहुत इंजॉय करेंगे उस सवाल को, बोलेंगे यार ये तो बहुत ही आसान है जो आप पढ़ा रहे हैं सर हमें। सवाल की अच्छी बात यह है जो अब हम पढ़ेंगे कि इस सवाल में हमें एडजस्टमेंट दी हुई होंगी। तो सर एडजस्टमेंट क्या मुश्किल होंगी? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगी अल्लाह के हुक्म से, बहुत सिंपल, बहुत आसान। आप जैसे चैंपियन लोगों के लिए एडजस्टमेंट को अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, आप बड़े आराम से कर लोगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। अच्छा, तो मेरा ख्याल है वक्त ज़ाया किए बगैर हम जल्दी से एडजस्टमेंट वाला सवाल निकाल लेते हैं और सवाल को अटेम्प्ट करने की तरफ चलते हैं। ये बड़ा आसान सा सवाल है जो मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को बहुत आराम से मेरी प्रेजेंस में करेंगे। 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। सवाल पे आ जाए तो यस लिख दीजिएगा प्लीज। 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2, सवाल पे आ जाए तो यस लिख दीजिएगा। 5, 6, 8 लोगों ने यस लिखा तो मैं सवाल पढ़ना शुरू कर दूंगा। 5, 6, 8 लोग यस लिख देंगे तो मैं सवाल पढ़ना शुरू कर दूंगा, इसका मतलब सवाल सामने आ गया। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सवाल पढ़ रहा हूँ। नवीद हाशमी, नवीद हाशामी is a manufacturer. The following balances were extracted from the books on 31st October 2016. आइए जरा एक नज़र नाम भी पढ़ लें, क्या ख्याल है? कोई नया नाम, कोई अजीबो गरीब नाम नज़र आया जिससे घबराहट, चक्कर, पसीने आए तो संभाल लूंगा मैं आपको। रॉ मटेरियल, ये तमाम बैलेंस लिए गए हैं अक्टूबर 31 2016 पर। और क्या है ये हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ठीक है। और फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, और डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस हैं, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस है, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है, किसी को याद है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है? एनी आइडिया? चलो यही बता दो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट किस चीज का हिस्सा है, इतना ही बता दो। चलो, एक्सपेंस का तो है डेफिनेटली बेटा। शहरियार भाई शुक्रिया आपका, अलैना आपका भी बहुत शुक्रिया, हेमन आपका भी बहुत शुक्रिया। राशान भाई आपने उर्दू तो बिल्कुल सही लिखी है लेकिन कैटेगरी का नाम नहीं लिखा। बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है? सेलिंग एंड मार्केटिंग, सामान को उसकी जगह प्रॉपर पहुंचाना जहां से वो बिके। तो सेल वाले ये काम करते हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हर दुकान पे आपका माल अवेलेबल होना चाहिए, कस्टमर आए तो खाली हाथ वापस ना जाए।
शहर की हर दुकान में आपका सामान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दुकान पे कस्टमर आके पूछे वो प्रोडक्ट है, बोले यार वो तो आ ही नहीं रही, मार्केट में शॉर्ट है। जब दुकानदार ये बोलना शुरू करता है तो लोग ऑल्टरनेटिव की तरफ, सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाते हैं। शुक्रिया आप सबके जवाब देने का। फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है? फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी के आगे क्या लिखा है जरा देखना। रिपेयर, फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, ये आपकी जिंदगी का पहला सवाल है जिसमें आप फैक्ट्री की, प्लांट एंड मशीनरी की क्या देख रहे हैं। जवाब तो दे दे प्यारे बच्चों। फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी की आप क्या देख रहे हैं, ये पहला सवाल है। कॉस्ट, तो यकीनन इस कॉस्ट से कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि कॉस्ट, ये फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी तो हमारा एसेट होता है, और एसेट का क्या ताल्लुक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो अभी हमें पता चल जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, पहले से जो डेप्रिसिएशन हुआ है फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी पर वो दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट पहले से दिया हुआ है। सेल दी हुई है और बैंक दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है स्टॉक एट 31 अक्टूबर 2016। अगर ये 31 अक्टूबर 2016 को ये स्टॉक है रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स का, तो ऊपर जो दिया हुआ था 31 अक्टूबर 2016, फिर वो कौन सा है? कॉमन सेंस की बात है, वो वाला ओपनिंग है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। पाषाण ने कहा यकीनन डेप्रिसिएशन के लिए दिया हुआ होगा, डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट दी हुई है, बिल्कुल सही। इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में जो इन्वेंट्री दी हुई होती है वो ओपनिंग होती है, और एडजस्टमेंट में जो दी हुई होती है वो अभी तक नहीं आया जवाब, वो क्या आगे रुक गए, एंडिंग होती है। शुक्रिया। डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 54,000 है, नहीं डायरेक्ट वेजेस 54,000 नहीं कह रहा, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 54,000 वर एक्रूड। जुमला सुना आपने क्या लिखा है? अगर पढ़ने का अंदाज थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो कितना अजीब लगता है। मैं जिस तरह पढ़ रहा था उसको पढ़ के ऐसे लग रहा था डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 54,000, मैं रुक गया तो ऐसा लगा जैसे डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 54,000 रुपए हैं। लेकिन जब मैंने जुमले को आगे देखा तो लिखा डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 54,000 वर एक्रूड, यानी 54,000 रुपए की फैक्ट्री वेजेस डायरेक्ट लेबर को हमने और अदा, हम पर वाजिब है, अदा करनी है। तो क्या बस यही हमारी फैक्ट्री वेजेस हैं? क्या यही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है? नहीं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। कितने रुपए डायरेक्ट वेजेस हम ऑलरेडी अदा कर चुके हैं, देख के बताओ। 4,46,000। 4,46,000 रुपीज ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, और एडजस्टमेंट में वो कह रहा है कि हमें 54,000 रुपीज और अदा करने हैं। तो 446 में इसे कर लेंगे प्लस, तो फिर हमें डायरेक्ट फैक्ट्री लेबर, डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस की सही अमाउंट पता चल जाएगी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 18,600 रुपए क्या है? प्रीपेड है सर ये तो। इसको क्या करना होगा, आप सब बड़े समझदार हैं, संभाल लेंगे खुद ही। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी पर 15% पर एनम। आगे क्या लिखा है जरा देखना, यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड याद है क्या होता है? जिसमें आप सिर्फ कॉस्ट के ऊपर डायरेक्ट रेट लगाते हैं। अगर स्क्रैप वैल्यू दी हुई हो तो आप कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं। जरा देख के बताइए फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 4 लाख 4 रुपए, लाख। 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज पे सीधा सीधा आपने रेट लगाया कितने %? 15%। तो आपके पास जवाब आ गया 6 लाख रुपए। कोई एतराज? गलत बोल दिया मैंने, 60,000 रुपए, माजरत के साथ। हो जाता है कभी कभी, ऐसा भी होता है, टीचर के साथ भी होता है। 4 लाख का 15% 60,000 रुपए, गलत तो नहीं है ना? 60,000 रुपए डेप्रिसिएशन आ गया। और इसी तरह लिखा है, नहीं गलत बोल दिया ना यार, देखो मैं बता रहा हूँ सही लेकिन बोल रहा हूँ गलत। रेजिडुअल वैल्यू आगे दी हुई है ना यार, आज मैं आपकी तरह आपकी वाली हरकतें कर रहा हूँ, आगे पढ़ ही नहीं रहा। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज एस्टिमेटेड 40,000। इसका मतलब है कॉस्ट में से हम 40,000 पहले क्या करें, माइनस। अभी बोला भी है मैंने क्या, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो कॉस्ट में से पहले क्या करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे जब रेट दिया हुआ हो। ये बीकॉम पार्ट 1 में डेप्रिसिएशन के चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो 4 लाख में से 40,000 माइनस किया, 3,60,000 आया। 3,60,000 का सब बच्चों ने ले लिया 15%। अब बताएं जवाब क्या बना? 54,000। 54,000, आपका निहायत शुक्रिया। इसके बाद क्या था, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ऑफिस इक्विपमेंट पर 40% पर एनम, और आगे लिखा यूजिंग द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है कि जो ऊपर कॉस्ट दी हुई है उसमें से जो डेप्रिसिएशन हो चुका है उसे हम करेंगे माइनस। माइनस लेस। तो जाइए ऊपर जाके देखिए ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है।
2,40,000। 2,40,000 में से लेस कर दीजिए उसका डेप्रिसिएशन जो पहले से हुआ है कितना, 15,360, अगर मैं गलत ना हूँ, यही है। यस सर। तो 2,40,000 माइनस 15,360 जो जवाब बचा उसके ऊपर लगाएंगे 40%। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा अल्लाह के हुक्म से, कोई मसला नहीं होना चाहिए। इस सवाल को आप खुद घर पे भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं घर पे नहीं करना, घर पे अगर आप घर पे करने के लिए एग्री कर लेते हैं तो मैं आगे और सवाल पढ़ लेता हूँ, वरना अभी इसको करना शुरू कर लेते हैं, जैसे आप हुक्म करें जनाब। पक्का? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? एडजस्टमेंट से कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? डायरेक्ट लेबर की अमाउंट लिखते हुए 54,000 क्या कर लोगे प्लस, और जब, अच्छा जरा देख लो रिक्वायर्ड में बोला क्या क्या है, जरा चेक करना। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनानी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। लो मुबारक हो, इनकम स्टेटमेंट तो बनानी नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट पे तो लानत भेज दो। यानी इसका मतलब है, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो इसका मतलब है मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वाली एडजस्टमेंट भी बेकार है और मेरे लिए एडजस्टमेंट नंबर 4 भी बेकार है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑफिस के इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है और ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं निकालना? क्योंकि भाई उसने इनकम स्टेटमेंट नहीं मांगा, उसने बोला स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाओ। तो बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो आपको डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं होती और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी नहीं चाहिए होती। तो मुबारक हो, इसका मतलब है जो ऑफिस के खर्चे दिए हुए सेलिंग एंड मार्केटिंग जर्नल एंड एडमिन उनको आप टोटली करेंगे, उनको आप टोटली क्या करेंगे? बोल ही नहीं रहे, क्या करेंगे? चुप रहेंगे? इग्नोर करेंगे। वेरी गुड बिस्मा, नज़रअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे। बाकी लोगों को मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा है? नहीं आई तो भाई पूछना पड़ेगा, नहीं पूछोगे तो बस फिर बैठे रहो ऐसी आराम से जिंदगी गुजारते रहो यूं ही पुरसुकून अंदाज में। अल्लाह अकबर, अल्लाह मालिक। हाँ हाँ कोमल, भेज दी भेज दी। अच्छा जी। एक सवाल और एडजस्टमेंट वाला है, मिल नहीं रहा, अभी मिल जाएगा इंशाल्लाह। दो हजार तेरह रेगुलर का क्वेश्चन 7 आप क्वेश्चन 2 कर चुके हैं। 2013 रेगुलर का क्वेश्चन 2 या 7 जरा चेक कर लें और बता दें मुझे। 2013 रेगुलर का क्वेश्चन 2 या 7, शादाब मैन्युफैक्चरिंग को सब बच्चे चेक करें और मुझे बताएं। 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 या 2, शादाब मैन्युफैक्चरिंग वाला सवाल आप कर चुके हैं? कर चुके हैं तो यस, नहीं किया तो बताएं। यस सर। कर चुके हैं क्लास में? यस सर। क्लास में या आप लोग खुद? ये मरियम, याद नहीं किया वैसे। हम लोग चलो बहरहाल जिन्होंने नहीं किया हुआ वो कर लेंगे भाई। मतलब मेरे बताने का मकसद ये है कि मैं बरीउस ज़िम्मा हो रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता इस चैप्टर से। तो वो बरीउस ज़िम्मा तभी हो सकता हूँ जब मैं अपने तौर पे तसल्ली कर लूँ कि हाँ भाई ये सवाल आप कर लेना। कर लिए हैं तो बहुत शुक्रिया, कुछ बच्चे खुद ही से कर लेते हैं काम बेचारे। अच्छा
अभी कुछ भी नहीं कह सकता आपसे, अभी मैं ये पहले देखूं तो सही ना कितना काम है। अगर ज़रूरत होगी तो तीसरे सेशन की तरफ जाऊंगा, हो सकता है तीसरे सेशन की ज़रूरत ना पड़े। चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। दो 2010 तक तो मैं देखता आ गया हूँ। 10 रेगुलर, अच्छा 2010 रेगुलर पे आ जाओ, ये सवाल समझा दूं। अगर इसी सेशन में ये सवाल समझ लिया तो इकरा सिद्दीकी कह रही हैं 8 प्राइवेट। पहले बेटा 10 रेगुलर डिस्कस कर ले मेरा बच्चा, क्या ख्याल है? फिर अगर 8 प्राइवेट मैं देख लेता हूँ चुपके से कैसा है। 8 प्राइवेट मिनल नहीं, इकरा ने बोला है 8 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1। आसान है वो तो बेटा, 8 प्राइवेट का क्वेश्चन तो इकरा आसान है, और ये मुझे याद पड़ता है, मैं ये क्लास में करवा चुका हूँ। इसमें बिल्डिंग रेंट की अमाउंट नहीं दी हुई थी, जबकि उसकी परसेंटेज दी हुई थी कि इतने इतने परसेंट यहाँ बटेगा। अमाउंट दी हुई नहीं है तो दी हुई नहीं है, तो हम उसे इग्नोर ही करेंगे, ठीक है। और एफओएच अप्लाइड से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल, ये दो चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें भी एडजस्टमेंट लिखी हुई नहीं है उस तरह जैसे लिखी होती हैं। जैसे आपको मैं अभी सवाल पढ़ा कर आया हूँ जो आपने होमवर्क के लिए खुद ही से ले लिया। हाँ, तो ओपनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट नहीं है तो जीरो है, सिंपल इकरा। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है तो जीरो है, सही है मेरा बेटा। ओपनिंग एंडिंग ना हो तो वो जीरो होती है, अनटिल अनलेस के वो वहाँ क्वेश्चन मार्क बना कर दे। चलो भाई 10 मिनट की घंटी बज गई, अब आप मेरी बात सुनो गौर से सब लोग। 2010 रेगुलर पे मौजूद हो, जल्दी से भाई लिखो अगर मौजूद हो। 10 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 या फिर 1। आलम स्टार्टेड बिजनेस, सवाल पे मौजूद है, बिस्मिल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ। आलम स्टार्टेड बिजनेस विद द नेम ऑफ पीएम इंडस्ट्रीज ऑन April 1 एंड प्रोड्यूस बाय द एंड ऑफ मंथ जून 40,000 यूनिट्स ऑफ इट्स सिंगल प्रोडक्ट। पहले ये बताओ, आलम ने कारोबार शुरू किया तो WIP ओपनिंग में कुछ है? फिनिश गुड ओपनिंग में कुछ है? तो WIP, फिनिश गुड ओपनिंग, रॉ मटेरियल ओपनिंग सब तुम्हारी तरह, सब तुम्हारी तरह जीरो। WIP ओपनिंग, रॉ मटेरियल ओपनिंग, फिनिश गुड ओपनिंग सब जीरो। अच्छा, उसने कारोबार शुरू किया कब? अप्रैल की 1 तारीख को, और जून के महीने तक उसने कितने यूनिट बना लिए? बोलो जल्दी बोलो, कितने बना लिए? 40,000। 40,000। द प्रोडक्ट रिक्वायर 3 बेसिक रॉ मटेरियल A, B एंड C। अरे सर ये क्या मजाक है, पागलपना। प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर घर बनाने के लिए जो है ब्लॉक भी लगते हैं, इसी तरह रेत भी लगती है, सीमेंट भी लगती है, सरिया भी लगता है, तो ये एक से ज्यादा मटेरियल होगा डायरेक्ट जो कि घर बना रहे हैं। इसी तरह जब हम बिरयानी बनाने की बात करते हैं तो बिरयानी में कुछ कॉस्ट बआसानी पहचानी जाती है मटेरियल के हवाले से। मसलन हम कहते हैं चावल की कॉस्ट, हम कहते हैं गोश्त की कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो बआसानी पहचानी जा सकती हैं और एलोकेट की जा सकती हैं। तो वो कह रहा है आज आलम ने जो 40,000 यूनिट बनाए जिस प्रोडक्ट के, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने तरह के मटेरियल लगते हैं? 3, A, B और C। और आगे कहता है विच वर परचेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स एट द फॉलोइंग प्राइजेस एंड क्वांटिटीज, जिन्हें इन तादाद में और इस रेट पर खरीदा गया। कितने मटेरियल? 3। अच्छा, अब मैं आपको पहले से थोड़ा सा बता दूं ना, आप जरा रिक्वायर्ड 1 जाके देखना क्या लिखा है, थोड़ा सा आइडिया दूंगा ना फिर आपको समझ आएगा, आइडिया नहीं होगा तो आप परेशान हो जाएंगे। रिक्वायर्ड 1 में क्या लिखा है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब आप कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाओगे तो आप सबसे पहले लिखते हो WIP ओपनिंग। WIP ओपनिंग आज बिल्कुल आपकी तरह मैंने बोला था क्या? 0। तो WIP ओपनिंग लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर सबसे पहले लिखा जाएगा डायरेक्ट मटेरियल A, फिर लिखा जाएगा डायरेक्ट मटेरियल B, फिर लिखा जाएगा डायरेक्ट मटेरियल C। अच्छा सर ऐसे लिखेंगे? सर वैसे नहीं लिखेंगे। रॉ मटेरियल ओपनिंग A, फिर उसमें मटेरियल A जितने का खरीदा वो प्लस करें, फिर रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आएगा, फिर लेस करेंगे रॉ मटेरियल एंडिंग, फिर रॉ मटेरियल A यूज निकल आएगा, फिर रॉ मटेरियल B की ओपनिंग लिखेंगे। अरे किसी भी रॉ मटेरियल की ओपनिंग पहले से मौजूद ही नहीं है। तो ओपनिंग लिखने का भी कोई फायदा नहीं है। तो आज डायरेक्ट काम कर सकते हैं। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो ये लीजिए, मैं आपके लिए खसूसी तौर पे ऐसे यहाँ बना के दिखाता हूँ।
लाइक अगर आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनाएंगे तो आपका आगाज होगा काम का कुछ इस तरह, डायरेक्ट मटेरियल और आगे आप लिख देंगे डायरेक्ट मटेरियल डैश ए। और अब आप इसकी अमाउंट की कंपटीशन कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं प्रेजेंटेशन के, जैसे आपका दिल चाहे आप काम कर लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन एक से दो तरीके मैं शेयर कर लेता हूं आपके साथ। डायरेक्ट मटेरियल ए के बारे में जरा पढ़िएगा क्या लिखा है कि मटेरियल ए कितने रुपए का खरीदा। लो भाई जवाब ही नहीं आ रहा, कितने रुपए का खरीदा। सर ये तो नहीं दिया हुआ कितने का खरीदा है, पर यूनिट्स दिए हुए। हाँ मतलब वही पूछ रहा हूँ, जो खरीदा एक यूनिट कितने का खरीदा ये बताया हुआ ना बेटा, 35। 0.35। हाँ वर्दा इसमें 0.35। अच्छा तुम्हारा पॉइंट मुझे नजर नहीं आया, ईमानदारी की बात है। 0.35 पर यूनिट, एक यूनिट डायरेक्ट मटेरियल ए का हमने 0.35 पर यूनिट खरीदा। अच्छा सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा, आपने डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया। ओ भाई अक्लमंद लोगों, आज रॉ मटेरियल ओपनिंग लिखने का कोई फायदा नहीं है। रॉ मटेरियल परचेज लिखूं फिर उसमें से लेस करूं रॉ मटेरियल एंडिंग, तो भी तो डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। तो मैंने आज डायरेक्ट यहाँ लिखा है रॉ मटेरियल यूज्ड ए। आज कितने रॉ मटेरियल यूज होंगे? 3। 3। तो एक रॉ मटेरियल यूज ए, एक रॉ मटेरियल यूज बी और एक रॉ मटेरियल यूज सी। अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल से एलर्जी है तो आप यहाँ लिख लें रॉ मटेरियल यूज ए, रॉ मटेरियल यूज बी और रॉ मटेरियल यूज सी। सही है। अब ए कितने रुपए का यूज हुआ मैं डायरेक्ट निकाल के दिखाना चाह रहा हूँ आज। कैसे निकालूंगा ये बताओ, मैंने कितने यूनिट्स खरीदे ए के 35,000। और कितने मेरे पास जून की 30 तारीख को बचे। 4,000 बच गए। तो मेरा बेटा कितने यूनिट मैंने प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल कर लिए। 31,000। अगर आप इसकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन देना चाहती हैं तो आप यूँ लिखें 35,000 माइनस 4,000, कंप्लीट प्रेजेंटेशन अगर देना चाहती हैं इज इक्वल टू 31,000 मल्टीप्लाई बाय 0.35। किसी को नहीं समझ आया तो वो पूछ ले क्या चल रहा है ये ड्रामा। 10850। 10850 ये क्या आ गई बेटा, रॉ मटेरियल ए की कॉस्ट आ गई। हमने रॉ मटेरियल ए कितने रुपए का इस्तेमाल किया। किसी को मेरी बात समझ नहीं आ रही ना तो उसका एहसान होगा कि अगर वो मुझसे पूछ ले। काशान भाई नहीं समझ आ रहा ना तो बेफिक्र होके पूछ लो। हरीशा समझ आ रहा है, अरहम समझ आ रहा है, तैमूर भाई तो होंगे नहीं शायद। जलील भाई समझ आ रहा है आपको, समी साहब, रिफत समझ में आया, हसान भाई आप कभी कभी आते हैं तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया समझ। अच्छा चलें अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, फिर बात सही है। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल बी। अगर कोई बच्चा बोले सर मैं ऐसे ना करूं, मैं लिखूं पहले परचेज फिर उसमें से लेस करूं रॉ मटेरियल एंडिंग, तो आपकी मर्जी है भाई। पहले आप रॉ मटेरियल परचेज लिख लें। परचेज कैसे लिखेंगे, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 0.35। 35,000 मल्टीप्लाई बाय 0.35 क्योंकि आपने 35,000 खरीदे, उसमें से लेस करेंगे 4,000 मल्टीप्लाई बाय 0.35, फिर जो जवाब आएगा वो रॉ मटेरियल यूज ए होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगर नहीं समझ आ रहा मुझे बताएं, मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ, वरना कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा अब डायरेक्ट मटेरियल बी पर आ गए। कितने यूनिट खरीदे थे डायरेक्ट मटेरियल के, 10,000। कितने रुपए का एक था, 0.3 का। कितने इस्तेमाल हो गए, 6,000। तो 6,000 कहाँ इस्तेमाल होंगे या हुए, वो होंगे अगले साल सर इस्तेमाल। 4,000 यूज हुए ना। गलत बोल दिया मैंने गलत बोल दिया शायद। 10,000 खरीदे, 6,000 बचे। सही है, 10,000 खरीदे, 6,000 बचे, तो 4,000 इस्तेमाल हो गए। जो 6,000 जो बच गए वो यकीनन अगले साल इस्तेमाल होंगे। तो जो 4,000 इस्तेमाल हुआ वो एक यूनिट कितने का खरीदा था इस मरतबा। 0.30। तो क्या किया हमने, डायरेक्ट मटेरियल बी ब्रैकेट ऑन। प्रेजेंटेशन पूरी देना चाहते हैं तो आप पूरी दें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 4,000 मल्टीप्लाई बाय 0.30। अभी ये क्या हो रहा है, सही है। 1,200।
कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मेरा ख्याल है अब मैं सी पे काम ना करूं और आगे बढ़ जाऊं ताकि पूरा सवाल समझा दूं। 2 मिनट रह गए, क्या कहते हो? यस सर, समझा दें आगे। वेजेस और अदर सैलरीज पेड एंड आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पेड एंड। तो अब मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दो, डायरेक्ट लेबर कितने रुपए लिखोगे तुम सब, बात ही खत्म हो जाएगी। फिर डायरेक्ट लेबर कितने रुपए लिखोगे तुम सब, मुझे जवाब दे दो, बात ही खत्म हो जाएगी बिल्कुल। इसका मतलब है तुम्हें समझ आ गया। वर्दा थैंक यू। बाकी लोग बताएंगे। मिनल शुक्रिया। जवाब ही नहीं आ रहा लोगों का। भाई डायरेक्ट लेबर कितना, अरीशा सिर्फ 750 लिखोगी क्या? 18,000 रुपए अदा कर चुकी है और 750 रुपए और अदा करने आउटस्टैंडिंग है। तो बेटा कितने रुपए लिखोगी मेरा बच्चा? काशान तू माइनस क्यों कर रहा है भाई? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? हम काम करवा चुके हैं लेकिन हमने पैसे अदा नहीं किए। अमरीना 18,000 रुपए क्यों लिखोगी भाई? 750 रुपए कौन लिखेगा? 750 का काम आप और करवा चुकी हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ले भाई 2,550 लिख दिया उसने तो अल्लाह माफ करे। अबे 18,000 जमा 750 प्लस करके 18,750 लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट लेबर को 18,000 रुपए पे कर चुके हैं, इतना काम उनसे करवाया और 750 का काम और करवाया और वो अभी अदा नहीं किए। तो हमारा डायरेक्ट लेबर का टोटल खर्चा 18,750। अभी भी समझ नहीं आया? इनडायरेक्ट लेबर कितने लिखोगे एफओएच में? 2,625 में 175 को क्या कर लोगे बोलो? तो इस तरह ये सब तो प्लस करके लिख दिए जाएंगे और फिर एफओएच लिख लोगे, फिर मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंस लिख लोगे। डब्ल्यूआईपी की एंडिंग भी नहीं है, मजे की बात है। सही है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में 1500 यूनिट पड़े हैं, तो पहले तुम्हें एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तुमने कितने यूनिट बनाए तुम्हें याद है? तुमने कितने यूनिट बनाए तुम्हें याद है? यस सर, 40,000। बस तो पहले सीजीएम निकालना, उसे 40,000 से डिवाइड करना, एक यूनिट की कॉस्ट पता चल जाएगी। फिर एंडिंग यूनिट की कॉस्ट निकालना 1500 और फिर तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट बना लेना इस सवाल का। आखिरी मिनट चल रहा है, किसी भी